Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 5th December 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move to the first article of the day, आज के दिन क्या मनाया जाता है देखते हैं. वी ऑलवेज डू दैट कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है वी सी विच डे इट इज, बिकॉज लास्ट में उसको रटने में, उसको मगअप करने में दिक्कत होती है, राइट. सो आज का जो दिन है इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सॉइल डे. नाउ येस्टरडे के न्यूज एनालिसिस में मैंने आपको कहा था विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, राइट. यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि जो सॉइल है इट इज द वन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सस्टेनेंस. हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस सॉइल पे निर्भर है. कैसे? बिकॉज इस सॉइल की वजह से ही तो हमारे क्रॉप्स और सब ग्रो होते हैं, राइट. सो आवर बेसिक एग्जिस्टेंस हैज टू बी विद रिगार्ड टू द मड. और मरने के बाद भी we turn into the, we go into the soil, right. So यहाँ पे कितना important है soil, इसका इंपॉर्टेंस, इसको बैरन ना होने में, इसको इनफर्टाइल ना होने के लिए कंजर्वेशन किया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है. सो इट्स अ डे ऑफ अवेयरनेस विद रिगार्ड टू सॉइल, विद रिगार्ड टू द इकोसिस्टम दैट थ्राइव्स ऑन इट. सो ये 5th दिसंबर और इस बार का थीम है केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज. ओके, सो वर्ल्ड सॉइल डे. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ कल के दिन हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था? कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया था as the World Wildlife Conservation Day, right, December 4th, and we also celebrated the Indian Navy Day. There was in fact one more day जो आज के न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया है, that is International Cheetah Day or World Cheetah Day. ठीक है, so when is World Cheetah Day? It is on the 4th of December. तो ये आपको याद रखना है और यू कैन ऑल्सो नोट दिस डाउन. तो यहाँ पे इन्होंने बस कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताया है कि 2 मेल चीतास वर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड एट द कूनो नेशनल पार्क. ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. ओके, हमको पता है कि 2 साल पहले ही वी सॉ द चीतास वर इंट्रोड्यूस बिकॉज चीतास एक्सटिंक्ट हुए थे इंडिया में, राइट. ब्रिटिशर्स हंटिंग करते थे एंड इवन द रॉयल फैमिलीज यूज्ड टू हंट चीतास एंड चीतास हैड गॉन एक्सटिंक्ट इन 1950s, राइट. एंड अभी हमने ये इसको री इंट्रोड्यूस किया है एंड दे वर ब्रॉट इन कूनो एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग एट वन मोर प्लेस जहां पे है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में ही है एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट दिस प्लेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चीतास इन दिस रीजन. तो ये था विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल चीता डे. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो सीन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में चीतास वर ऑल्सो कंजर्व्ड. सो वी हैव सीन दिस इन यस्टरडेज आर्टिकल, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग माई डिस्कशन. इन केस आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू डू इट एवरी सिंगल डे. आपको हर दिन ये रिवीजन करना है, हर दिन वीडियोस देखने हैं, तभी ही आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाओगे. अदरवाइज यू विल नॉट बी अवेयर, यू विल नॉट बी बस पाइल अप होते जाएगा, बैकलॉग बढ़ेगा. सो इट्स एसेंशियल कि आप हर दिन ये डेली न्यूज एनालिसिस देखो. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल एक वन लाइनर है बिकॉज यहाँ पे आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ महाराष्ट्र, नवंबर 20th को इलेक्शंस हुए थे महाराष्ट्र में एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस चुना गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड दैट इज देवेंद्र फडणवीस. ओके, देवेंद्र फडणवीस. तो यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाई दिया है देवेंद्र फडणवीस एंड ये जो है this one is Eknath Shinde जो former chief minister थे. So they are, and this is Ajit Pawar, so they are forming one alliance which is called as Mahayuti. Okay, इनके alliance जीत गई है महाराष्ट्र में and this is called the Mahayuti. So this is something that is essential for you to remember, some important appointments of this year. Let's go to the next article of the day. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू ब्रॉयलर्स बिल. ओके, सो ब्रॉयलर्स बिल को टेबल किया गया है राज्यसभा में. इनफैक्ट इन्होंने पास भी किया है. सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो फर्स्टली आपको पता ही है कि अभी विंटर सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में.
जिसके कारण अभी सीटिंग्स हो रहे हैं। तो इस सीटिंग्स में अभी बहुत सारे बिल्स पास हो रहे हैं एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू सी, कल भी हमने 2 बिल्स देखे थे, बैंकिंग का बिल देखा था, ऑयल फील्ड्स का बिल देखा था, राइट? सो आज भी हम कुछ 2 बिल्स देखेंगे। लेट अस सी व्हाट ऑफ which are these. The first is the boilers bill. बॉयलर का मतलब क्या है? ओके, बॉयलर जो है इट इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ओके, जहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस पानी बॉईल करने के लिए, ओके, केमिकल्स के लिए ये यूज किया जाता है। सो ये बिल्कुल यही है, ये मैंने पिक्चर भी डाला है। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट अ बॉयलर। बट व्हाट हैपेंस यूजुअली इज बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि ये बॉयलर्स जो है बहुत ही अनसेफ होते हैं बिकॉज इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। मान लेते हैं जैसे केटल होता है, केटल आपके घर में होता है, इट्स अ स्मॉल स्केल, राइट? मान लेते हैं ये बहुत बड़े स्केल में पानी बॉयल हो रहा है, सो इट इज मोर हैजार्डियस, इट्स मोर प्रोन टू रिस्क एंड डिजास्टर्स। तो इसके सेफ्टी के लिए एक बिल लेके आए हैं, बॉयलर्स बिल। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या रिप्लेस करना चाहता है। इसके पहले एक बॉयलर्स एक्ट भी है विच इज 1923। नाउ दिस एक्ट कॉलोनियल एरा का है, इंडिपेंडेंस के पहले वाला एक्ट है, बॉयलर्स एक्ट ऑफ 1923। तो इसको हम बदलना चाहते हैं, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बॉयलर्स जो है आर मेनली यूज इन फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो इनके सेफ्टी के लिए बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड टू द ब्लास्ट ऑफ दीज बॉयलर्स, सो देयरफॉर दे वांट टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी, ताकि स्टैंडर्ड्स जो हर स्टेट में हो ये सेम मेंटेन किया जाएगा। फर्दर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है विद रिगार्ड टू द रेगुलेशन ऑफ बॉयलर्स ये भी सेम होगा, स्टैंडर्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द कंट्री। So what does it cover? It talks about construction. जब आप बॉयलर्स बना रहे हो, the maximum pressure कितना होना चाहिए, right? Apart from that, regular inspection, registration, ये सब भी होना चाहिए, proper supervision भी होना चाहिए। एक बार ऐसा नहीं कि बना दिया दे दिया, you have to inspect it at regular intervals. So ये भी कहा गया है। So the major focus of this is mainly to protect not only life but also the property, the industry, है ना, ताकि इंडस्ट्रीज को भी नुकसान ना हो, जो वर्कर्स है उनके सेफ्टी के लिए भी ये हम देखते हैं। Further, it regulates the manufacturing and the use of boilers ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो and to ensure इसकी सेफ्टी। So यहाँ पे ये बिल पास किया गया है in the राज्यसभा and who is the Union Minister of Commerce and Industry? It is Piyush Goyal. Okay, so I am also going to be discussing जो भी important ministers हैं, because end में इसको रटने के लिए बहुत दिक्कत होती है। So we'll ensure that we do these small exercises which will help to really boost your preparation. So let's see the next article. The next article is about another bill. राइट, तो ये बिल कौन सा है, क्या है, देखते हैं। ये बिल है विद रिगार्ड टू रेलवेज बिल। ओके, तो रेलवेज एक अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, 2024 का ये अमेंडमेंट बिल है। एंड हु हैज ब्रॉट दिस? रेलवेज मिनिस्टर। हु इज द रेलवेज मिनिस्टर? इट इज अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव है। ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोनों मिनिस्टर यही है, अश्विनी वैष्णव, एंड इन्होंने एक बिल लेके आया है मेनली टू अमेंड द रेलवेज एक्ट। रेलवेज एक्ट कब आया था? रेलवेज एक्ट आया था 1989 में। ठीक है, सो वी सॉ बॉयलर्स एक्ट 1923 एंड नाउ वी आर सीइंग अबाउट 1989 द रेलवेज एक्ट। सो फर्स्टली क्या क्या इसमें चेंजेस लेके आए हैं, लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। सो विद रिगार्ड टू दिस, ये अभी तक पास नहीं हुआ है, ये टेबल हुआ है, डिस्कशंस हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस। ठीक है, व्हाट आर द मेजर वेज ऑफ द रेलवेज अमेंडमेंट बिल। ये अमेंड करना चाहता है 1989 का रेलवेज एक्ट एंड इट वांट्स टू गिव देम मोर पावर्स, मोर ऑटोनॉमी टू द रेलवे बोर्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो वांट्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिकेसीज। सो व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? सो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट्स, आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट्स। सो अ लॉट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो इसके लिए
to ensure the safety of the trains, to ensure the correct operations, to ensure कि बहुत ही efficiently सब कुछ हो. That is why they have brought this bill in the parliament. ठीक है. सो यहाँ पे द इश्यूज जो बहुत सारे ऑपोजिशन यहाँ पे देते हैं इज विद रिगार्ड टू कि अगर आप ये बिल लेके आते हो, वी आर concerned with regard to the privatization concerns. Okay, यानी कि अभी प्राइवेट बॉडीज का ज्यादा होगा, then it is going to be difficult for the आम आदमी और the आम जनता to travel. Okay, because ये expensive होगा. As it is, the high ticket prices, for example, Vande Bharat. Vande Bharat is a very good train that has been started. बहुत ही clean होता है, बहुत सारी amenities होते हैं, खाना भी देते हैं, and but the only problem to this is the high ticket prices to this. तो यहाँ पे आम जनता, okay, जहाँ पे ट्रेन पे ट्रैवल करती है, ट्रेन से ट्रैवल करती है, they think twice to travel with this प्रीमियम ट्रेन्स. तो यहाँ पे टिकट प्राइसेस कम होने चाहिए. एफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स है, रिक्रूटमेंट्स हैं, ये अच्छे से होने चाहिए. इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल नेक्सस, नहीं होना चाहिए. तो ये सब कंसर्न्स उठाने चाहिए under the railway amendment bill is what the opposition is saying. तो अभी भी ये पास नहीं हुआ है. This has been still under discussion, but we brought to you to understand what exactly is this is the problems of the railway sector. Apart from that, कुछ suggestions भी दिए जाते हैं. What are the suggestions that have been given for the improvement of the railway sector? कि जो आप appointment करते हो, ये mainly merit के through होने चाहिए. ओके, ना कि कोई फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं. इट इज सोनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. सेकेंडली, जो जनरल कोचेस हैं इसको बढ़ाने चाहिए ताकि आम जनता ट्रैवल करे. जो बहुत सारे वैकेंसीज हैं इसको पहले फिल करो, फिर लेके आओ बिल. इसके अलावा जो एम्प्लॉयज की सेफ्टी है, जो ट्रेन्स चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लोको पायलट. तो लोको पायलट का यहाँ पे वर्क आवर्स सही होना चाहिए. उनके लिए जो वेलफेयर है, दिस शुड बी प्रॉपर्ली स्टेटेड. फर्दर, जो डिलेज होते हैं इन रिगार्ड टू ट्रेन प्रोजेक्ट्स, इसको पहले फुलफिल करो. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन हियरिंग अबाउट द बुलेट ट्रेन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, है ना. अभी तक यहाँ पे इट्स नॉट completely operationalized in India. So that is what they are saying कि operations जो है, जो delay में चल रहा है, पहले इनको complete करो. And finally, we need to ensure dignified rail travel. That means सभी को यहाँ पे benefits होने चाहिए. We are talking about उड़ान. उड़ान is with regard to air travel. पहले तो train travel भी affordable करो, भी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल करो, रिलायबल करो, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स ना होने चाहिए. बिकॉज who is getting this loss अगर ये ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं? इट इज द आम जनता, राइट. सो यहाँ पे द फोकस इज ऑन डिग्निफाइड ट्रेन ट्रैवल. सो ये सब यहाँ पे सजेशंस भी दिए गए हैं. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू भूटान किंग जिग्मे. सो ये जो किंग जिग्मे वांगचुक है, इनका पूरा नाम है जिग्मे खेसर Namgyel Wangchuk. Okay, so I'm just writing it here. If you cannot see it, it's Jigme Kesar Namgyel Wangchuk. तो ये कौन है? ये भूटान के किंग है. और अभी क्या हो रहा है? Why we discussing? Because ये 2 दिन 2-day visit पे आए हैं इंडिया में. It's beginning from today. So we have to here understand about India-Bhutan relations. तो आइए देखते हैं India-Bhutan relations. पर पहले भूटान के basic facts जान लेते हैं. तो भूटान is also called as the land of thunder dragons, Drukyul. Okay, so it's called as the kingdom of Bhutan. And it's a landlocked country. Landlocked यानी कि चारों ओर it is surrounded by land. For example, on the north of Bhutan is China and on the south of Bhutan is इंडिया. तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है. सो इट्स कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, पानी नहीं आता है. सो इट रिलाइज ऑन चाइना, ऑन इंडिया विद रिगार्ड टू द मैरीटाइम ट्रेड. एंड वी ऑल्सो सी द कैपिटल ऑफ भूटान, इट इज थिम्फू. जो लैंग्वेज, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान है, दैट इज जोंका. Okay, Zonka. The currency of Bhutan is
गुलथ्रुम, ओके, इट्स गुलथ्रुम. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, सो प्लीज मेमोराइज दिस एज एंड व्हेन वी डिस्कस इट. लेट्स ऑल्सो सी कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, कितने स्टेट्स बॉर्डर करते हैं भूटान के साथ. देयर आर 4 स्टेट्स. विच आर द 4 स्टेट्स? मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे है भूटान, सो यू हैव सिक्किम दैट शेयर्स अ बॉर्डर. इसके अलावा यू हैव वेस्ट बंगाल दैट शेयर्स अ बॉर्डर. ओके, देन वी हैव आसाम यहाँ पे, एंड फाइनली अरुणाचल प्रदेश. On the top we have China that we just saw. So remember, these are the 4 states that share border with Bhutan. Once again, it is Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. Okay, तो आप कुछ ट्रिक भी बना सकते हो या इसको याद करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज, इंडिया 7 कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड अगर वही न्यूज में है कोई नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ हमने नए एग्रीमेंट साइन किए हैं, देन इट इज वेरी प्रोबेबल कि आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू शुड नो दिस, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें द अर्लीस्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इट इज द ट्रीटी ऑफ सिंचुला. ये 1865 में हमने साइन किया था, एंड दिस इज मेनली टॉकिंग अबाउट द अर्लीस्ट हिस्टोरिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान, द ट्रीटी ऑफ सिंचुला. भूटान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे, okay, this particular region, okay, it's very close to Bhutan and as well as with regard to Bangladesh. So yahan pe we have the chicken neck corridor, okay, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं. सो अगेन इट इज एसेंशियल कि इन कंट्रीज में हमारे बेटर रिलेशंस हो, बेटर टाइज हो, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड, 22 किलोमीटर्स केवल, ओके, इट्स जस्ट 22 किलोमीटर्स की का विड्थ है, and that connects us to the rest of the northeast part of India through the mainland. So again, stability in these regions are very important. So यहाँ पे जब आएंगे जिग्मे केसर वांगचुक, we're looking forward to understanding or increasing our ties, deepening our ties with this country. Bhutan was also very significant, if you know, because of the World Happiness Report. तो जो World Happiness Report है, यहाँ पे भूटान के किंग ने इसको you can say प्रमोट किया था, because he said that GDP alone does not tell about the welfare of the people. GDP alone cannot say the welfare of the people. यहाँ पे उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस पैसों से नहीं, बट दूसरे अदर फैक्टर्स, उनके बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब भी बताता है. सो therefore they had given World Happiness Report. Now your question to you, you tell me what is India's rank in the World Happiness Report. आपको ये बताना है 2024 में इंडिया का रैंक क्या है with regard to World Happiness Report. So these are the questions, like this can come, these kind of facts can come for your exam. They can ask you which country gave you the World Happiness Report. These are the type of questions you have to prepare for in your examination. Let's proceed to the next article. The next article is with regard to इसरो जो लॉन्च करने वाला है द प्रोबा 3 मिशन. जो प्रोबा 3 मिशन है, याद रखना ये इसरो का नहीं है. ओके, सो Did I say something wrong here? Absolutely not. अभी तो मैंने कहा कि इसरो लॉन्च कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये इसरो का मिशन नहीं है. How is this possible? That's because इसरो बस ये लॉन्च कर रहा है. ये मिशन जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी वेरी क्लियर. ओके, इसरो बस लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है. सो यहाँ पे इनका मिशन विच इज डेडिकेटेड टू प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? यहाँ पे ये एक इनोवेटिव मिशन है. मेनली एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट करेंगे, जिसके कारण दे विल अंडरस्टैंड मोर विद रिगार्ड टू द सन्स कोरोना. अब ये कोरोना क्या होता है? सन का कोरोना जो है, ओके, इट इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. ओके, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. तो यहाँ पे जो मिशन है, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल ट्राई टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना, विच इज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है. इट हैज इंटेंस ब्राइटनेस.
ये जो मिशन क्या करेगा, एक प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जिसके कारण एक एक्लिप्स उन लोग फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण दे विल गेट बेटर लुक एट द सन्स कोरोना. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दिस सम की फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड कि जैसे इसरो इसको लॉन्च कर रहा है, तो इसरो का यहाँ पे लॉन्च व्हीकल यूज होगा. तो कौन सा लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज होगा? इट इज गोइंग टू बी PSLV. Okay, PSLV, it is C-59. C-59 is basically variants होते हैं, जैसे कि हमको पता है GSLV Mark 2 है, Mark 3 है ना, variants होते हैं. So XL है, C-59 है. So this is one such variant. Question ऐसे आया था ALIT में कि what is the full form of PSLV? What is the full form of PSLV? So your Polar Satellite Launch Vehicle. तो आपको ऐसे full forms भी याद रखने होंगे. इसरो की बात करें, इट वॉज फॉर्म्ड इन 15 अगस्त 1969. ओके, इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये बेंगलुरु में है, और इनके जो हेड है, ओके, इनके जो डायरेक्टर हैं, इट इज S. सोमनाथ. तो ये आपको फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं. यू नीड टू नो दीज बेसिक डिटेल्स अबाउट द बॉडीज, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस. सो PSLV को एक कीवर्ड कहा जाता है, इट्स कॉल्ड एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. It's called as the workhorse of ISRO because बहुत सारे important missions were taken by PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Whereas जो GSLV Mark 3 है, इसको हम बाहुबली कहते हैं, इसको हम फैट बॉय कहते हैं. ठीक है, so these are the key terms that they can ask you कि ये किसको कहाँ जाता है. So this was with regard to PSLV, और ये कैरी करेगा एक 550 kg का satellites to the orbit. So this is with regard to Proba mission. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू कास्ट सेंसस. बहुत बार हमने किया है, बट नॉनदलेस ये अगर न्यूज में है तो वापस से हम थोड़ा रिवाइज करेंगे. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन ऑफ कोर्स इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू. सो कास्ट सेंसस की बात करें, वी अंडरस्टैंड दैट सेंसस क्यों किया जाता है. फर्स्टली, ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कास्ट सेंसस, पहले समझते हैं कि सेंसस क्या होता है. ओके, सो इट इज अ फेमस कोट, ओके, दैट सेज दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड. जो आप मेजर करते हो वही आप मैनेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिकनिक में जाते हो, यू मस्ट हैव सीन द टीचर्स यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स entering the bus, count the number of students exiting the bus, right? So ये जो प्रैक्टिस किया जाता है to count, ताकि वो मैनेज करे, उनको पता है कि हाँ सभी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, right? They can better take in directions based on the number of people that are there, the number of girls, the number of boys that are there. अगर कुछ amenities चाहिए, washrooms चाहिए, they will have a better count with regard to a better process किया जा सकते हैं. वैसे ही country में भी counting होता है. इस counting को क्या कहेंगे? उसको census कहेंगे. So let's understand some key facts about census. So census in India, okay, it's essential, it's very important because ये आपको data देता है on humans, on human resources, on the people, okay, on the culture, on the economic stature, on the standard of living, कितने poor है, कितने rich है, ये पूरा data आपको पता चलेगा with regard to your census. And this happens at the state level, national level, local level, regional level, and we have the data that is created. पहला first ever census to be happening in India was in 1872, but this was not an official census. ये किया गया था during the Lord Mayo के टाइम पे. ब्रिटिशर एक वाइसरॉय थे मेयो, उनके टाइम पे 1972. But if they ask you when was the official census that ever happened, this was in 1881. इस टाइम पे लॉर्ड रिपिन हुआ करते थे. Okay, so Lord Ripon was the viceroy. And the census commissioner, कौन थे census commissioner उस टाइम पे? It is W.C. Plowden. Census जो है, it comes under किस ministry? It comes under Ministry of Home Affairs.
ऑलराइट, सो यहाँ पे WC प्लाउडन ब्रिटिशर उस टाइम पे उन्होंने सेंसस किया था. नाउ अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज आई हैव डन दिस बिफोर. हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो एनीवे, सेंसस जो है हर 10 साल में होता है. Every 10 years this happens. Can you tell me when was the last census that was conducted? Yes, it was in 2011. इसके बाद क्यों नहीं हुआ? Because of course there was COVID, फिर general elections हुआ, and now it is scheduled to happen in 2026. Right? So this is with regard to census. ये सेंसस जो है एक कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी कि सेंट्रल लिस्ट. यानी कि कौन इसको मैनेज करता है? इट इज द सेंटर, इट इज द यूनियन गवर्नमेंट. सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इस पे लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉज नहीं बना सकती है अंडर सेंसस. ठीक है, एंड दिस इज गिवन इन द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में लिस्ट दिए गए हैं, राइट. एंड इसीलिए पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया. व्हाट वाज द लॉ कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द सेंसस एक्ट ऑफ 1948. Census Act of 1948. Now let's now discuss with regard to what is caste census then. So हमने देखा है कि आर्टिकल कास्ट सेंसस के बारे में बता रहा है. So नाम से पता चलेगा कि अगर आप कास्ट की गिनती करते हो तो इसको हम कास्ट सेंसस कहेंगे. Right? So with regard to the British, did they do caste census? The answer is yes. Okay, so 1881 से they started with the caste census. Okay, यहाँ पे कास्ट की भी गिनती करने लगे, कौन से कास्ट के हो. And ये last caste census happened in 1931. The last caste census happened in 1931. 1951 के बाद कास्ट सिस्टम या कास्ट सेंसस को यहाँ पे बंद किया था. ओके, कास्ट का इन्यूमरेशन, कास्ट का काउंटिंग नहीं किया था. ओनली फॉर SCs और STs के लिए केवल. Only for STs and SCs. Why? Because we want to know ना कि कितने SCs है, कितने STs है, ताकि उनके लिए better provisions लेके आए. Right? So that is why 1951 के बाद we had the STs and STs के लिए केवल the caste counting was there. Now with regard to recent case की अगर हम बात करें, we say that caste census is not there. However, 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था, लेकिन इसका डेटा पब्लिक नहीं किया था. Okay, so they have not disclosed with regard to 2011. So the data that we have last was 1931, the caste census that happened. लेकिन दूसरे स्टेट्स में आपने सुना होगा that they have done something known as the caste surveys. For example, पिछले महीने तेलंगाना ने स्टार्ट किया है द प्रोसेस ऑफ कास्ट सर्वे. सो कैन द स्टेट्स, अभी तो हमने कहा कि यूनियन लिस्ट में आता है, सिर्फ स्टेट सेंटर करता है, स्टेट नहीं. देन हाउ इज इट दैट द स्टेट इज ऑल्सो डूइंग दिस? It is because of this particular act, Collection of Statistics Act of 2008. Collection of Statistics Act 2008 ये states को भी allow करता है to do survey, not census, only survey with regard to कौन से caste हैं. And why is it allowing? ताकि अगर state में कुछ उनको benefits लेके आना है, state wise they want to bring some provisions for the people of their state, उनके पास data होना चाहिए, तो इसके लिए ये survey allow किया है. It's not called census, it's called only a survey. So यहाँ पे we have Karnataka which brought about the caste survey in 2015 and Bihar which is in 2023. But अगर पूछेंगे which is the latest state in India to start the practice of caste census, it is Telangana. Right? So this is with regard to caste census. Now question again lies, जो अगर हम आर्टिकल में देखें, आर्टिकल में क्वेश्चन है, इज द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू दिस. कास्ट सेंसस फर्स्टली हम दो प्रोपोनेंट्स देखेंगे. पहला वाला कि क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए. ओके, तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट की गिनती होनी चाहिए, पॉजिटिव्स क्या होंगे? इनके पॉजिटिव्स होंगे कि अगेन कास्ट का डेटा अगर हमारे पास होगा, जो बेनिफिट्स है दे विल रीच टू द राइट कास्ट. राइट, जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं,
ओके, सिलेक्टिवली उसी कास्ट को मिलना चाहिए, ना कि इन जनरल फॉर एवरीबडी। जो इसको डिजर्व नहीं करता उसको नहीं मिलना चाहिए, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी हैव कास्ट सेंसस. But on the other hand, why people are saying caste census should not happen? The reason being, यहाँ पे the caste identity जो है इसको और भी strengthen करते हैं. Further, it brings about a division in the society, right? Because आप इसको स्पेसिफिकली बताते हो कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का नहीं है. So this creates some sort of divisions in the society, है ना? This talks us about again dividing the society on caste lines. So that is why the opponents of this say कि caste census नहीं होना चाहिए. Okay, so again this article mainly is very editorial based, but यहाँ पे हमने जो हमारे लिए facts ढूंढे हैं, देखे हैं, we have seen this with regard to what is caste census. So now let's understand with regard to the next article then. This is 2 awards जो हम आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे. पहला अवार्ड है टर्नर प्राइज. तो टर्नर प्राइज किसको मिला है? टर्नर प्राइज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन हु इज जसलीन कौर. ठीक है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर इन फैक्ट ही हैड मूव्ड फ्रॉम पंजाब टू यूके एंड ये born and brought up in UK itself, जसलीन कौर, but because Indian origin है, we'll talk about it. And उनको क्या मिला है? टर्नर प्राइज. ये क्या है प्राइज, इसके बारे में अभी हम देखते हैं. So ये 1984 का ये प्राइज है एंड कौन देता है ये? इट इज गिवन फॉर ब्रिटिश विजुअल आर्टिस्ट्स. ओके, इट इज गिवन फॉर द ब्रिटिश विजुअल आर्टिस्ट. कुछ आर्ट वर्क्स करते हैं, उनको दिया जाता है. एंड मेनली यू हैव टू बी अ ब्रिटिश आर्टिस्ट. Okay, you have to be a British artist. So आप British origin के होना चाहिए. You may be having the citizenship of the UK. पहले सिर्फ ये लिमिट था 50 years, under 50 years only you could get this award. लेकिन ये 2017 से ये जो क्राइटेरिया है इसको हटा दिया है. फर्दर जो प्राइस अमाउंट है इट इज 25,000 पाउंड्स आपको मिलता है. एंड ऑल्सो जो जिसको भी नॉमिनेट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको 10,000 दिया जाता है. सो हियर दे कैन आस्क यू टर्नर प्राइज किसको मिला है, कौन से फील्ड में है? इट इज मेनली जसलीन कौर एंड दिस इज द फील्ड फॉर द ब्रिटिश ओरिजिन के लिए, ब्रिटिश पीपल के लिए, फॉर मेनली योर विजुअल आर्ट्स. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे व्हिच इज कॉल्ड एज इरास्मस प्राइज. तो इरास्मस प्राइज अभी किसको मिला है ये देखते हैं क्विकली. इरास्मस प्राइज जो है इट हैज बीन गिवन टू अ राइटर अमिताव घोष. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर, अमिताव घोष को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है इरास्मस प्राइज. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इरास्मस प्राइज. इरास्मस प्राइज इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है. फॉर व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस और आर्ट्स. यहाँ पे you can get up to 1,50,000 euros. इतना आपको कैश प्राइज मिलता है. एंड ये किसने प्रेजेंट किया, किस कंट्री ने प्रेजेंट किया है? इट इज नेदरलैंड्स. ओके, सो यहाँ पे जो इरास्मियन फाउंडेशन, प्रीमियम इरास्मियन फाउंडेशन विद द किंग ऑफ नेदरलैंड्स एज अ पेट्रन, ये अवार्ड ये देते हैं. सो डज नॉट मैटर कि आप कौन से नेशनैलिटी से हो. सो अमिताभ घोष हैज गॉट दिस बिकॉज उसके इनके वर्क्स के लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए था उसके लिए ये उन्होंने इनको अवार्ड दिया है. एंड ही इज ऑल्सो रिटन अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स. तो आपके एग्जाम में बुक्स भी पूछते हैं. सो वील जस्ट हैव अ क्विक हाईलाइट व्हिच आर द बुक्स रिटन बाय अमिताभ घोष, व्हिच इज शैडो लाइन्स, ग्लास पैलेस, Sea of Poppies and The Hungry Tide. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हम देखते हैं which is written by Amitav Ghosh. Now these are something that can be asked for you. So that's all with regard to today's article. We've seen a number of interesting articles today and don't forget to watch the next video क्योंकि अगले वीडियो में हम questions discuss करेंगे and I've also added some few more questions कल के डिस्कशन से, ताकि देखते हैं कि आपको कितना याद है from yesterday's discussion of the daily news analysis. Thank you so much for watching.